हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट के रिप्रेजेंटेशन का, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इससे बढ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिमिट, या यूँ कहा जाए कि कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे लिमिट और कंटिन्यूटी के बाद, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने के लिए जो टूल्स है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर कैलकुलस में, उसको आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं बहुत कम समय में, बिना टाइम गंवाए। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नया वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर को आपने अगर देखा होगा तो वहां मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर जो वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है, फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड से वेरी नियर टू दैट वेरी पॉइंट, उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रख दिया है तो फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या करा था, लेफ्ट साइड से 2 के बहुत नियर और राइट साइड से 2 के नियर तक हम लोग पहुंचने की कोशिश किया था कि कहाँ तक हम लोग 2 के अप्रॉक्स तक पहुंच सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो इधर से जो वैल्यू हमको मिला था इसको बोला था लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, और इधर से जो मिला था इसको बोला था राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते थे कि फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुका था। आज हम लोग एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो फिर इसी को अगर मैं यहाँ बताऊं कि मैंने कहा था कि अगर x टेंड्स करता है 2 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये सिंबल लिया था, और x अगर 2 की तरफ टेंड करता है तो हम लोगों ने इसको इस तरह से सिंबल लिया था और कहा था कि x अगर लेफ्ट साइड ऑफ 2 है तो ऑब्वियसली x लेस देन 2 होगा, और x अगर राइट साइड ऑफ 2 है तो x ग्रेटर देन 2 होगा। फिर हमने करा था कि इसको x को अगर हमने रखना है 2 के इक्वल, तो मैंने कहा था कि 2 ग्रेटर है तो इसमें -h कर दो। फिर हमने कहा कि x को अगर 2 के इक्वल करना है तो बोला था कि x लेस है और 2 ग्रेटर है, तो 2 ग्रेटर वैल्यू से हम लोग को माइनस करना पड़ा था। और यहाँ पे x ग्रेटर है यानी 2 लेस है, तो लेस वैल्यू के इक्वल अगर करना है तो उधर कुछ ऐड करना पड़ेगा। फाइनली हम लोगों ने फंक्शंस को जनरल फॉर्मेट में लिया था y इक्वल टू fx। अब अगर हमें x को रिप्लेस करना है तो एक जगह हमने 2 - h करा था लेफ्ट साइड से, और दूसरी जगह x को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमने 2 + h रखा था। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 पर और एक पर्टिकुलर फंक्शन हमने लेके चला था, इसलिए हम लोगों ने 2 पे डिस्कशन करा था। आज हम लोग जनरल फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन ये रखेंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ABCD XYZ कुछ भी मान लेंगे हम लोग। तो उस तरह से इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आज देखेंगे। तो इसके लिए मान लिया लेट कोई फंक्शन है हमारे पास y = fx, और इसका कंटिन्यूटी, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम लोग एक पर्टिकुलर रियल वैल्यूज x = a पर चेक करने जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम चेक करने जा रहे हैं एट x = a पर। x = a पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग चेक करेंगे। और a क्या है, तो ये जो है बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो बात यहाँ कर रहे हैं वो सारा रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन में x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू जो होता है कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो मान लिया कि a है और वो कौन वैल्यू है 1 2 3 -1 वट एवर, बोला कोई भी है वो रियल नंबर ही है, बस इतना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमने कर दिया कि ये वैल्यू a है, और ये मान के चला कि एग्जैक्ट a पर अगर हमारा वैल्यू
यानी x का वैल्यू एग्जैक्टली अगर हम a रखते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, मान लो। और जब फंक्शन अनडिफाइंड की बात होती है यानी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली x इक्वल टू a पे डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से x को प्रोसीड कराते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड टेंडेंसी कहा था। और इसमें कहा था कि x का जो भी वैल्यू होगा वो लेफ्ट साइड है तो a से छोटा होगा। और फिर मैंने कहा कि अगर इसको इक्वल करना है, चूंकि a ग्रेटर दिखा रहे हो, जिसका ये जो इनइक्वलिटी का साइन जिधर ओपन होता है वो ग्रेटर, तो a ग्रेटर है तो ग्रेटर वाले से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ये कहा था। दूसरी बात हमने कहा था कि h क्या है, तो बोला था कि h इस तरह का है, सच दैट ये h बहुत छोटा क्वांटिटी है, टेंस टू 0, जिस तरह से x बहुत a के निकट, a के आसपास वो अप्रोच करता है। जितना x a के अप्रोच तक पहुंचेगा उतना ही h का वैल्यू हमारा घटता जाएगा, 0 की तरफ टेंड करता है। दूसरा हमने ये लिया कि x अप्रोच कर रहा है किधर से, राइट साइड से, क्योंकि एग्जैक्टली a पर अगर अनडिफाइंड होता है तो a से जस्ट बिफोर यानी लेस देन a के जस्ट आफ्टर यानी ग्रेटर देन a, इसके बिल्कुल वैसिनिटी में, एकदम नियर टू, वेरी नियर टू a। तो दोनों साइड से a की तरफ हम बढ़ सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो राइट साइड से बढ़ते तो बच्चे उसको हमने नाम दिया था राइट हैंडेड टेंडेंसी। टेंड का मतलब अग्रसर होना, उधर की तरफ बढ़ना। तो अब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो राइट साइड में है, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन a होगा। अगर इसको अगर इक्वल करना चाहें, क्योंकि x ग्रेटर है a लेस है, तो लेस वाले में कुछ ऐड करते। मैंने कहा कि सपोज h ऐड कर दिया, तो बोला कि h किस तरह का क्वांटिटी है, कैसा वैल्यू है, तो बोला कि ऐसा वैल्यू है, सच दैट, ऐसा वैल्यू है, सच दैट h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a। और चूंकि ये लेफ्ट साइड से है तो सिंबल में -a माइनस लेते हैं यहाँ पे, और ये सिंबल में प्लस लेते हैं। जस्ट ये सिंबल है, बता रहा है कि राइट साइड से x जो a की तरफ अप्रोच करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शंस को डिजाइन करने का नए सिरे से, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट किस वैल्यू के लिए, तो बोलते हैं लिमिट x टेंड करता है किधर से, x टेंड करता है लेफ्ट साइड से, किधर की तरफ, a की तरफ, ये सिंबल है। और उसके बाद हमने क्या रखा, यहाँ पे fx रखा। और जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब x को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो x को रिप्लेस करेंगे तो आप x का लिमिट नहीं रख करके आप किसका रखेंगे, h का। तो यहाँ लिखते हैं h किधर टेंड करता है, 0 की तरफ। अब हमने x को रिप्लेस करने की बात करा है, तो x का वैल्यू हमें क्या रखना है, a माइनस h। तो यहाँ x का वैल्यू a माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एक डिजाइन हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस तरह से हम लोग यहाँ राइट की बात करते हैं, राइट से अप्रोच करते हैं, तो यहाँ बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू किधर से अप्रोच करता है, तो राइट साइड से। राइट साइड से बोले तो ये सिंबल है। और उसके बाद हम बोलते हैं फंक्शन का वैल्यू क्या है, fx है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे, h के फॉर्म में रखते हैं, तो h टेंस टू 0। जब h के फॉर्म में रखना है तो x 1 सेकेंड यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। अब x को रिप्लेस करोगे तो x का वैल्यू क्या है, a प्लस h। तो यहाँ x प्लस का x का प्लेस में a प्लस h कर दिया, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया। तो अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, अब सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बोलते लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, x इक्वल टू a पे चेक करना है। तो हम लोगों ने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h। उसके बाद लिखते हैं राइट हैंड लिमिट किस वैल्यू पे चेक करना है, a पे चेक करना है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h। बस ये दो सिंपल
फार्मूला जनरल हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये तो हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्मेट दिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिमिट से कंसर्न प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिमिट से कंसर्न कुछ फार्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो लेट्स प्रूफ। फर्स्ट फार्मूला है जिसको हम लोग थ्योरी के शक्ल में प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta upon theta equal to 1 where theta is measured in radian। एक फॉर्मूला इसको प्रूफ करना है। थीटा का लिमिटिंग वैल्यू किधर टेंड करता है? थीटा टेंड करता है 0 की तरफ। तो कह रहा है साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 प्रूफ करना है यहाँ पे हमें। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, जैसे थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, मान लो अगर 0 टेंड करता है 0 डायरेक्ट अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन 0 0 और नीचे थीटा है ये भी 0, तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगा, डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करें 0 पे तो ये 0.0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू 1 आता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब ये थीटा, यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि थीटा का जो वैल्यू है बच्चों ये मेजर करना है रेडियन में। देखो एंगल को हम लोग 3 यूनिट में मेजर करते हैं, एक को कहते हैं डिग्री, एक रेडियन और एक होता है ग्रेड। तो ग्रेड चूंकि यहाँ बहुत कॉमनली नहीं चलता है तो रेडियन और डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग जब पाई रेडियन की बात करेंगे तो 180 डिग्री होता है। और सिंपली जब पाई आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मली पाई को हम लोग ज्योमेट्री में डिजाइन करते हैं ये 22/7। 22/7 फिर क्या होता है, तो बोलता है कोई अगर सर्किल लिया जाए, कोई सर्कल अगर लिया जाए तो उस सर्कल में कोई एक सर्कल लेते हैं, उस सर्कल में अगर कोई हम चलो एक सर्कल ले लिया, सर्कल का कोई रेडियस है यहाँ पे r है, तो कहता है कि इसका जो रेडियस का डबल कर दिया जाए तो वो डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सरकमफेरेंस की लंबाई और इस डायमीटर की लंबाई का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो सर्कल छोटा हो, बड़ा हो या बहुत छोटा हो। कहते हैं सरकमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा डायमीटर भी बढ़ेगा, सरकमफेरेंस बढ़ाते जाओगे डायमीटर बढ़ेगा। तो कहते हैं सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 के आसपास आता है, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। इन दोनों का रेशियो कैंसिलेशन के बाद लगभग इतने के आसपास आता है। तो इसको हम लोगों ने एक ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट करने का हम लोग ये करते हैं। तो इसका वैल्यू जो है पाई सिंपली बोला जाए तो ये समझना है, अगर पाई रेडियन बोलेगा तो वो समझ लेना है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो ये दो डिफरेंट मेजरमेंट, या एंगल को हम लोग डिग्री में नहीं रेडियन में नापेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेते हैं। कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लिया, मान लो एक हमने एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में हम लोग कोशिश करते हैं ये उसका रेडियस ले लिया और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक एंगल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह से। यहाँ पे हमने एंगल लिया थीटा, इसको नाम दिया सेंटर ए, इस पॉइंट को दिया नाम हमने ओ और इसका नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। और एक हम लोगों ने ये करा कोशिश ये करा कि एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला दिया। अब देखो, अब इस
फिगर में हमारे पास 3 तरह का ज्योमेट्रिकल अलग अलग फिगर हम लोगों ने यहाँ पे बना डाला। देखो ध्यान दो, एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या बना, ओ ए बी। ये ट्रायंगल की बात करें अगर, तो इस ट्रायंगल में इस रेडियस को अगर आर लेते हैं तो ये साइड ओ ए आर है तो ओ बी भी आर होगा, रेडियस है। तो और डायरेक्ट अगर सीधे चलते इस लाइन से होकर के, इस कोड से होकर डायरेक्ट चलते हैं तो ये एक फिगर बनता है जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा एक फिगर बनता है ओ ए बी, जो इस सरकमफेरेंस का जो पार्ट है, इस सरकमफेरेंस के पार्ट से होकर के जाएंगे तो इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर हिंदी में त्रिज्या खंड कहते हैं। और एक तीसरा फिगर बनता है ओ ए सी। इस तरह से ये ओ ए सी जो बनता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे ये एंगल 90 का बनता है, चूंकि ये रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 का हो जाएगा। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए सी, समकोण त्रिभुज है, और एक सेक्टर है ओ ए जो सरकमफेरेंस से होके जाना है बी, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। और एक दूसरा ट्रायंगल है, एक तो राइट एंगल और एक दूसरा ट्रायंगल है ओ ए बी जो डायरेक्ट चलते हैं कोड होकर के, ये एक ट्रायंगल बनता है जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फिगर एरिया के हिसाब से छोटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा इससे बड़ा हमारा सेक्टर है, और उससे थोड़ा बड़ा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस फिगर में हम लोग कह सकते हैं, इस फिगर में हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये लेस है, छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और सबसे बड़ा एरिया हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये हुआ उसका रिलेशन। अब हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालते हैं। ओ ए बी ट्रायंगल जो है समद्विबाहु आइसोसेलेस, 2 साइड इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो और उसकी लेंथ पता हो और 2 इक्वल साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल पता हो तो उसका एरिया हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री से, ये होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल साइड्स। ये इक्वल साइड का प्रोडक्ट यानी r इंटू आर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स, दोनों के बीच का एंगल यहाँ थीटा है। ये फॉर्मूला आपको ज्योमेट्री से। उसके बाद आता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, त्रिज्या खंड का एरिया क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चूंकि यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात करते हैं बच्चों, तो इसलिए हम लोगों ने डिग्री लिया है, लेकिन हमें डिग्री में नहीं लेना है। यहाँ एंगल को मेजर करना है किसमें, रेडियन में। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर हम 2 पाई रेडियन कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की जगह रख दिया हमने 2 पाई। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड पता, ये साइड पता है, और ये अगर हमको एंगल पता है यहाँ पे, तो इसका एरिया क्या लेते हैं हम लोग, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ये हो जाएगा हाफ बेस हो गया हमारा ओ ए इंटू अल्टीट्यूड हो जाएगा ए सी। तो ये हो गया हमारा तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग कैंसिलेशन देखते हैं कौन कौन हो पा रहा है कैंसिल। पाई कैंसिल कर दो यहाँ पे। अच्छा, तीनों में जो रिलेशन है यहाँ पे हाफ और ये हाफ तीनों का कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे रह गया आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे OA को हमने OA स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे AC अपॉन OA कर दिया। देखो यहाँ OA था,
इंटू AC था, तो AC को हमने OA से डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमने डिवाइड करा यहाँ तो है नहीं, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो OA को हमने स्क्वायर कर दिया। तो अगर यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, OA कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, AC बचेगा, और यहाँ OA कैंसिल हो गया, OA स्क्वायर में तो OA बच जाएगा। यानी ये वैल्यू कोई नया नहीं, यहीं से आया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किए सर? OA का वैल्यू यहाँ क्या होता है? R होता है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। इधर दो फैक्टर्स हमारे पास R स्क्वायर है दोनों के पास, इसका मतलब ये भी R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर वंस अगेन ये फैक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचा यहाँ साइन थीटा लेस देन थीटा और लेस देन AC अपॉन OA। देखो इस ट्रायंगल में AC अपॉन OA है। इस ट्रायंगल का अगर हम टेन थीटा लेते हैं बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है? द टेन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर बेटा बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया? AC और बेस हमारा क्या हो जाएगा? OA। तो AC अपॉन OA को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा टेन थीटा हो गया। अब हमने क्या करा, इस पूरे को हमने साइन थीटा से डिवाइड करा। चलो पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये साइन थीटा से डिवाइड करा, थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां तक आप पॉज करके आराम से लिख लो। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इट बिकम्स 1 लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा लेस देन, देखो बच्चों टेन थीटा का वैल्यू वंस अगेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू, और अपॉन साइन थीटा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में रह गया साइन थीटा अपॉन, नीचे ऑलरेडी साइन थीटा है और ये कॉस थीटा भी नीचे आ जाता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमने टेन थीटा अपॉन साइन थीटा को डायरेक्ट कर दिया कितना? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ हमने कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसके वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर देते। रिवर्स का मतलब है कि जो थीटा अपॉन दिस 1 अपॉन दिस इसको उल्टा देते हैं। उल्टा देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, यानी ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये भी पलट जाएगा कॉस थीटा अपॉन यानी कॉस थीटा। बच्चों ये चीज कहाँ से आता है? थोड़ा सा आपको इसका भी जानकारी होनी चाहिए। ये चीज आता है बच्चों यहां से। जैसे हम लोग मान लो अगर यहां यूं कहें कि 2 लेस देन क्या है? 4 इज ग्रेटर और 2 लेस। अब इसको यूं कहेंगे कि ये 2/1 और 4/1 भी अंडरस्टूड है। अब इसको रिवर्स कर दिया जाए तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। अब बताओ जब इसको हमने रिवर्स कर दिया तो 1/2 1/4 आ गया, तो 1/2 और 1/4 में ग्रेटर कौन हो जाएगा? तो 1/2 ग्रेटर होगा। ये हाफ है, ये 1/4 हो जाता है। तो यही चीज से यहाँ पे आ गया। जब वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलते हैं टेकिंग लिमिट थीटा को धीरे धीरे घटाते हुए हम 0 की तरफ ले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा है। अब थीटा को धीरे 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 आप जब रिड्यूस करता जाओगे और लाइकली टू बी इतना नजदीक हो जाएगा कि लाइकली टू बी वो क्या हो जाएगा? ए के आजू बाजू हो जाएगा। देखो किस तरह की बात हो सकती है। ये इस तरह की बात आ सकती है, इस तरह की बात आ सकती है। जब थीटा को रिड्यूस करते 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 बहुत छोटा आप कर दोगे, देखो बहुत छोटा कर दोगे, थीटा को डिक्रीज करते हुए लाइकली टू बी 0 के आसपास ले आओगे, तो हमारे पास जो ये 3 फिगर बना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक हमारा सेक्टर है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये तीनों फिगर इतना आपस में इतना छोटा हो जाएगा कि तीनों का एरिया लगभग, तीनों का क्षेत्रफल लगभग इक्वल हो जाएगा। थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए
टेंस टू 0 हो जाए तो तीनों का एरिया बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा, लाइकली टू बी इक्वल हो जाएगा। यानी थीटा जब बहुत छोटा हो जाएगा, देखो यहाँ से थीटा आपने छोटा कर दिया, अब देखो तीनों के एरिया में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, इतना छोटा कर दिया कि ये लगभग थीटा 0 हो जाता है, उसमें तीनों फिगर का एरिया सेम लगभग हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर हमने थीटा को टेंस टू 0 करा तो अब ये जो रिलेशन में ये डिफरेंसेस था कि ग्रेटर है ग्रेटर है ग्रेटर, वो ग्रेटर लाइकली टू बी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर हम लिमिटिंग वैल्यू थीटा का 0 की तरफ टेंड कराते हैं तो यहाँ थीटा तो है नहीं, इसलिए 1 लिख दिया। अब ये जो रिलेशन ग्रेटर का था वो लाइकली टू बी इक्वल इक्वल हो जाएगा तीनों फिगर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिट थीटा किधर जा रहा है 0 की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ भी लगभग इक्वल हो जाएगा। तो ग्रेटर पहले से था और ग्रेटर या इक्वल भी कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे थीटा चूंकि यहाँ भी है तो लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1 ग्रेटर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा और ग्रेटर इक्वल। देखो यहाँ पे थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट 0 तो साइन 0 0 अपॉन थीटा 0 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ अगर हम डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो अनडिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos 0 कर दे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे ये cos अनडिफाइंड नहीं है, 0 पर ये वैल्यू अनडिफाइंड है। तो जब अनडिफाइंड नहीं तो हम रख सकते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन इस तरह का आ गया। अब इस रिलेशन पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस रिलेशन में डिस्कशन करते हैं। इस रिलेशन को हम लोग 2 केस स्टडी में देख रहे हैं। तो पहले केस स्टडी में देखते हैं, केस फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट स्लॉट लेते हैं हम लोग, फर्स्ट स्लॉट मतलब ये लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा लेस है और 1 ग्रेटर है, इन दोनों के बीच रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये वैल्यू लेस इक्वल किसका है 1 का है। दिस वैल्यू इधर से अगर पढ़ोगे 1 ग्रेटर इक्वल टू दिस, और इधर से रिवर्स चलो कि दिस लेस इक्वल टू 1, तो हमने इसको रिवर्स लिख दिया दिस लेस इक्वल टू 1, यानी दिस लेस इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे लेस इक्वल टू को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेस और इक्वल टू। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, चाहे तो वो इक्वल हो जाएगा या दूसरा हम लोग लिमिट लिखते हैं थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, वो लेस देन 1 होगा। 2 ऑप्शन है, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं दिस इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो अलग अलग कर दिया। अब दूसरे स्लॉट में हम ये लेते हैं, केस 2 में स्टडी करते हैं। केस 2 सेकंड केस लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 कह रहा है, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 रखते हैं। ग्रेटर इक्वल टू 1 को हम लोग बच्चों कैसे पढ़ते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर है या इक्वल है। यानी यहाँ पे 2 बात आ जाती है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर है, या फिर ग्रेटर है। थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, चाहे तो इक्वल है या फिर ग्रेटर है। अब हमारे पास 2 केस आ गया। फर्स्ट केस में इस तरह की बात आती है ये या ये, सेकंड केस में कह रहा है कि दिस और दैट। अब हमें ये देखना है कि दोनों में और लगा हुआ, ये ले या ये ले, ये ले या ये ले। अब इन दोनों केस को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों केस में कंपेयर करने के बाद जो हमको कॉमन वैल्यू आता है वो लेंगे। तो दोनों केस में कॉमन वैल्यू ये है इक्वल टू 1, यहाँ भी इक्वल टू 1 है। और ये जो वैल्यू है यहाँ कह रहा है कि 1 से लेस है और ये कह रहा है कि 1 से ये ग्रेटर है। तो एक जगह लेस कर रहा है, एक जगह ग्रेटर कर रहा है, तो ये और वाला वैल्यू ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ये अगर हुआ तो फिर ये गलत हो जाएगा।